हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये डिमांड फॉर मनी, कि मनी की डिमांड जो है वो क्या है, ये आज हमारी डिस्कशन है इसके ऊपर। तो मनी की डिमांड पर पैसे की जरूरत आपको कब पड़ती है, तो वो कहते हैं 3 तरह की मेन जरूरतें हैं हमारी जिनमें हमें जो है मनी की डिमांड हम करते हैं। एक होता है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, और एक होता है हमारे पास प्रीकॉशनरी मोटिव, और एक होता है हमारे पास स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन मोटिव, एक हमारे पास जो है प्रिकॉशनरी मोटिव, और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। अब ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या होता है, मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे पेमेंट्स to meet day-to-day expenses we may ignore interest rate for transaction motives। ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है बेटा, कि हमने जो है वो ट्रांजैक्शन जो करते हैं, ठीक है, मनी की डिमांड हमें कब जरूरत होती है, जब डे टू डे के हमें जो है पेमेंट्स कहीं करनी हो। अब सपोज मैंने जो है चीजें परचेज करनी है, घर में यूज करनी है, ठीक है, खाने पीने की चीजें लेनी है, तो डे टू डे की एक्टिविटीज के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। डे टू डे एक्टिविटीज के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने ट्रांजेक्शन जितनी भी करनी है, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक तो मुझे इसलिए पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि मैंने डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स है मेरी, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो मैं एक्सपेंसेस करता हूँ, रोटी पे, कपड़े पे, मकान पे, उन सबको एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मुझे जो है वो जरूरी है क्या, मनी की जो है ना, मनी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मनी की डिमांड एक इस वजह से होती है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए, ताकि मैं डे टू डे जो है डेली बेस के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उनको मैं मीट कर सकूं, ठीक है, उनको मैं सेटल डाउन कर सकूं। तो नॉर्मली ये होता है कि इन एक्सपेंसेस के लिए आप इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करते हैं। आपको नहीं, इससे गर्ज नहीं होती कि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में क्या इंटरेस्ट रेट है। अब इन चीजों के बगैर आपका गुजारा नहीं। आप ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मेरे पास 1000 रुपए है, तो क्या मैं इसको घर में जो है अपने डेली की रूटीन में खर्च करूं या करूं, इससे मैं जो है रोटी खरीदूं या ना खरीदूं। वो अंडरस्टूड है कि आपने रोटी खरीदनी है, रोटी आपने जो है वो लेनी है। वो अंडरस्टूड है कि आपने पहनने के लिए कपड़े लेने हैं। वो अंडरस्टूड है कि आपको शेल्टर जो है उसकी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस के लिए जो है जब आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, तो आपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप नहीं देख रहे होते इंटरेस्ट रेट कम है या ज्यादा है, आपको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी इस वक्त आपको जो है इतने फंड्स हैं कि आप जस्ट जो है अपना जो है वो सिस्टम चला सकते हैं। अपना जो है वो खाने पीने की या डेली बेसिस की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद मनी की डिमांड एक और जगह पे होती है जिसे आप कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव्स। आपको थोड़ा सा डर होता है। क्या डर होता है आपको? अनसर्टेनिटी का। आप कुछ मनी सेव करके रखते हो, किस लिए? अनसर्टेनिटी के लिए। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है इससे, कि ये जो है डिपेंड करता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, सिकनेस के लिए आप कुछ मनी सेव करके रखते हैं, या इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्या करते हो, अपने पास मनी सेव करके रखते हो। उस सेव करने के लिए भी आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। आप मनी डिमांड करोगे और अपने पास कुछ ना कुछ मनी रखोगे, तो एक अनसर्टेनिटी जो है उसके लिए आप जो है ना, आपको मनी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी नॉर्मली जो है अप टू सम एक्सटेंट यू मे
इग्नोर इंटरेस्ट रेट्स। इसमें भी जो है आप एक खास स्पेसिफिक अमाउंट तक तो आप इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करते हैं। सपोज आप जो है अगर आपको लगता है कि कम से कम मेरे पास जो है ना 4 से 5 हज़ार रुपए जो है ना होना चाहिए अगर मैं बीमार हो जाऊं या एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह कोई मसला बने, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा पैसे आपके पास आते हैं तो तब आप सोचते हैं कि भाई इतने पैसे रखने की क्या जरूरत है मुझे प्रिकॉशंस मोटिव के लिए, मुझे इन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको लगाना चाहिए और मुझे जो है वहां से इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट इनकम जो है अर्न करनी चाहिए। तो एक खास स्पेसिफिक अमाउंट तक तो आप तो है इस अमाउंट को जो है इस मोटिव में जो है आपको मनी की जरूरत पड़ती है, उसमें आप इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करते हैं। लेकिन उस लिमिट से जैसे आप उसको क्रॉस करते हैं तो फिर आपको जो है जरूरत पड़ती है कि आप कहीं ना कहीं उसको कहीं इन्वेस्ट करें। और थर्ड मोटिव जो है मेरे पास वो है स्पेकुलेटिव मोटिव। इससे क्या मुराद है, ये मनी की जब डिमांड करेगी फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ मनी, और आप कह सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस और इसमें क्या होता है आप इंटरेस्ट रेट जो है कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है जब आपके पास फंड्स होते हैं तो आप कब जरूरत पड़ती है, जब फंड्स हो आपको और आपने कहीं इन्वेस्ट करने हो, कहीं इन्वेस्ट करते फर्दर मनी जनरेट करनी हो, तब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इस पर्पस के लिए अगर आपके पास मनी है तो आप तब इंटरेस्ट रेट्स को कंसीडर करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि आया कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, मैक्सिमम अर्निंग मिलती है, आप वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो ये डिमांड फॉर मनी के 3 मोटिव्स होते हैं। एक ट्रांजैक्शन मोटिव जो कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है, एक प्रिकॉशनरी मोटिव जो कि अनसर्टेनिटी के हवाले से है, और थर्ड जो है फर्दर मनी जनरेट करने के हवाले से हमारे पास मोटिव होता है, जिसे स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं। पहले केस में हम इंटरेस्ट रेट इग्नोर करते हैं, सेकंड में एक खास लिमिट तक इग्नोर करते हैं, और थर्ड में जो है हम इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें मजीद मनी की जो है वो जनरेशन करनी होती है, उसे जो है वो अर्न करना होता है। इस टॉपिक में किसी कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं वन बाय वन हैंड रेस करके। जी मोहम्मद राशिद बशीर। सर काइंडली लास्ट वाला जो है इसको सर रिपीट कर दें। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कि आपने फर्दर मनी को कहीं इन्वेस्ट करके कहीं से पैसे कमाने हैं। सपोज बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए भी आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप मनी डिमांड करते हैं और फिर इसमें आप इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अब आपने पैसे कमाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, जहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा वहां पे जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे, और आपकी यही ऑप्शन होगी कि आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। जी नासिर मोहम्मद, क्लियर हुआ है आपको मोहम्मद राशिद बशीर? जी सर समझ आ गई है। जी नासिर मोहम्मद। सर हम अगर अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखें तो प्रिकॉशनरी वो मोड में आएगा? प्रिकॉशनरी मोटिव है, उसमें हो सकता है आप अगर सेविंग इस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी, वो अनसर्टेनिटी से मुराद ये नहीं है कि सिकनेस या एक्सीडेंट, वो इसके लिए भी हो सकता है कि आप जो है पता है कि कोई भी शादी जरूरत होनी हो। है, इसलिए ये भी पता है कि कभी ना कभी बीमार मैंने होना है, ठीक है। ये भी होता है कि मैंने रिटायर होना है, तो आप क्या करते हो एक अमाउंट सेट असाइड रखते हो, तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव में आ जाएगा। जैसे बाइक वगैरह लेनी हो या कुछ और चीज लेनी जी हो तो बेटा, उसके लिए पैसे इकट्ठे करते, बाइक वगैरह या कोई कार वगैरह लेनी हो तो उसके अब लिए जो पैसे इकट्ठे करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पर्पज आगे क्या है। अगर वो कार आप इसलिए खरीद रहे हैं कि आप जो है वो उससे फर्दर आप रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है, तो फिर वो प्रिकॉशनरी में नहीं आएगा, ठीक है, फिर वो प्रिकॉशनरी में नहीं आएगा, फिर वो जो है स्पेकुलेटिव में आ जाएगा, क्योंकि आपने फर्दर उससे जो है रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। सर जी बेटा। सर अगर हम गाड़ी लेते हैं और उसे यूज करते हैं हाँ, तो वो सर ट्रांजैक्शन मोटिव में आएगा या प्रिकॉशनरी मोटिव में आएगा?
बेटा जो डे टू डे की चीजें हैं ना वो ट्रांजैक्शन मोटिव में आएंगी। मतलब सर आपने एक गाड़ी ले लिया, उसका हम ट्रांजैक्शंस के फ्यूल जो वगैरह motives हैं, भरवाते हैं। वो आपके जो है वो, अब गाड़ी खरीदना एक और चीज है, लेकिन गाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं डेली बेस के वो ट्रांजैक्शन मोटिव का हिस्सा है। जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, इसके हाँ, फ्यूल गाड़ी के वगैरह डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं वो ट्रांजैक्शन मोटिव का हिस्सा है, लेकिन गाड़ी खरीदना वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस उसको बेच के रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको रेंट पे चलाना है, तो फिर वो जो है वो आपके पास स्पेकुलेटिव पर्पस है। और अगर आपका ये नहीं है, बस वैसे आपने गाड़ी खरीदनी है, फ्यूचर में कभी खरीदेंगे, उसके लिए आप सेविंग रख रहे हैं जस्ट, तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव है। ओके सर। सर ये फर्स्ट वाले में तो हम कोई सेविंग नहीं करते। सेव नहीं, वो डे टू डे एक्सपेंसेस है ना आपके बेटा, डेली बेस पे पता है ये खर्चा होना है, आपको पता है कि भाई मैंने जो है रोटी पे खर्चा करना ही करना है, चाहे इंटरेस्ट रेट 0 हो चाहे इंटरेस्ट रेट 20% हो, मैंने रोटी खानी यस खानी, सर। उसके बारे में मैंने जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आप इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करते हैं वहां पे। सर नेक्स्ट वाले दो में हम सेविंग करते हैं, एक दूसरी में कुछ हद तक करते हैं और उसमें ज्यादा जी, करते हैं। उनका पर्पज होता है फिर ठीक है। किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी मीट करने के लिए कर रहे हैं या फर्दर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। ओके सर, समझ आ गई। जी नासिर मोहम्मद। सर ये कर्जे की रकम, मतलब इसका मतलब है हम कर्जा ले रहे हैं किस्म से, जी कहीं से बेटा, डिमांड ऑफ मनी। सर ये किस्म का कर्जा ले रहे हैं, उस पे कर्जे इंटरेस्ट की हम दे बात रहे नहीं हैं होती तो कि बैंक मनी की से। जरूरत, मनी किसी सोर्स में भी हो सकती है, कर्जे की सोर्स में भी हो सकती है, किसी और सोर्स में भी हो सकती है। आपको पैसों की जरूरत, अब पैसे इंटरेस्ट कहाँ को से क्यों लेने देखा उसकी जा कोई रहा है बात सर? नहीं हो रही। पैसों की जरूरत कब इंटरेस्ट पड़ेगी, को क्यों देखा या जा रहा डे है? टू डे एक्सपेंसेस के लिए पड़ेगी, या किसी अनसर्टेनिटी Yes, को जो है उसको मीट करने के लिए पड़ेगी, या फर्दर जो है उससे पैसे जनरेट करने हो तो तब आपको जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। सर तीनों में इंटरेस्ट को क्यों देखा जा रहा है फिर? जी बेटा, इंटरेस्ट को क्यों देखा जा रहा है तीनों में? क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों देखा जा रहा है सर, क्यों? देखा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं हम। हाँ यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं अगर थोड़ी ज्यादा पैसे हो जाते फिर इंटरेस्ट कमाने की सोच लेते हैं, फिर बेटा आवाज लास्ट आपकी में तो क्लियर नहीं आ रही। सर लास्ट में तो इंटरेस्ट हम करते हैं ना, स्पेकुलेटिव हाँ मोटिव में इंटरेस्ट, हम अगर पैसे होते हैं तो इंटरेस्ट रेट और कंसीडर होता है। हाँ इसमें दूसरे में थोड़ी लिमिट होती है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट। तो हाँ, सर इसकी समझ थोड़ी नहीं आई, मतलब हम बैंक से पैसे लेते हैं फिर इंटरेस्ट को सिंपल देखा बात है, जाता है बात या सुन हम मेरी बात सुने। ऐसा? अब मेरे पास पैसे आ गए, यस। ठीक है, पैसे मेरे पास है, अब मैंने इन्वेस्ट करने हैं। अब एक जगह पे इंटरेस्ट रेट 5% है, एक जगह पे 10% है, एक जगह पे 15% है, तो अब मुझे फर्क पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं। पहले केस में क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहीं इन्वेस्ट तो करने नहीं, मैं तो घर में यूज करने, चाहे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है चाहे कम हो, चाहे 0% हो। पहले केस में मुझे जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट रेट को देखने की, इसमें जरूरत है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करने, मुझे वहां से अर्निंग होनी है, कमाने हैं मैंने, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कंसीडर करूंगा। मेरे पास पैसे जो पड़े हैं मैंने कहीं ना कहीं उसे लगाने हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो मैंने इंटरेस्ट रेट कंसीडर करना है यहाँ पे। और सेकंड केस में भी कुछ ऐसे ही है कि अब आपके पास अमाउंट अगर काफी अमाउंट इकट्ठी है तो फिर आप सोचते हो यार इतनी अमाउंट मैंने क्या करनी है अनसर्टेनिटी के लिए, मेरे लिए तो इतना काफी है, तो इससे जो बियॉन्ड अमाउंट होगी वो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कमाना चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए ये बाद में देखेंगे, जब वो अमाउंट हम क्रॉस करेंगे, वो लिमिट जो है हम क्रॉस करेंगे। ओके सर। जी नासिर मोहम्मद। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एक छोटी सी बात जो कि है सप्लाई ऑफ मनी। अभी हमने डिमांड पढ़ी थी कि डिमांड ऑफ मनी क्या है, ठीक है। अब एक और टॉपिक हमारा सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की सप्लाई क्या है, कि मनी कितनी होनी चाहिए। अब मनी कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि नॉर्मली सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो इशू कर रहा होता है। तो जब वो मनी इशू करेगा, वो पब्लिक में मनी जो है वो देगा, सप्लाई करेगा, तो उसने कैसे वो सप्लाई करनी है, किस बेस के ऊपर सप्लाई करनी है, ठीक है, ये हम सप्लाई ऑफ मनी में पढ़ेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी के कुछ फैक्टर्स हैं,
ठीक है। फैक्टर्स ऑफ मनी, ठीक है, वो फैक्टर जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो डिटरमिन करते हैं फॉर सप्लाई। वो फैक्टर्स जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो डिटरमिन करते हैं सप्लाई के लिए कि कितने जो है हमें मनी जो है कितनी जो है वो इशू करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इफेक्ट कर रहे होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन की समझ आइए सबको। क्वेश्चन क्या है कि मनी की सप्लाई करनी है एक इदारे ने, तो वो देखता है कि कौन कौन से फैक्टर्स को मैं देखूं और उसके बाद मैं डिसीजन लूं कि आया कि मुझे कितनी जो है मनी इशू करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक फैक्टर है मेरे पास इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लोगों का इनकम का लेवल क्या है, लेवल ऑफ इनकम। लोगों के पास जो है इनकम के कितने वसाइल हैं, कौन कौन से जराए हैं, तो उसको देख के हम स्टेट बैंक जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी मनी जो है उसकी सप्लाई करता है, कितने उनका लेवल ऑफ इनकम है इसको कंसीडर करता है। उसके बाद वो देखता है इंटरेस्ट रेट कितना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग पैसे जो है वो बैंक में रखवाएंगे, तब स्टेट बैंक को ज्यादा जो है वो मनी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा तो वो अपने पैसे जितने भी होंगे वो कहाँ डिपॉजिट करवा देंगे, बैंक में करवा देंगे, तो पब्लिक को ज्यादा मनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसे जो है बैंक में जमा करवा देंगे। तो और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो कहेंगे कि भाई हमें तो यहाँ से कुछ नहीं बच रहा, तो क्यों ना हम पैसे निकलवा के कहीं और इन्वेस्ट करें, बैंक में रखने की बजाय कोई मिल लगाएं, कोई कंपनी जो है उसके शेयर्स परचेज करें, कोई इस तरह का काम करें। तो इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, ये भी आपके पास एज इकोनॉमिक फैक्टर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो है इन्फ्लेशन रेट। अब एक इन्फ्लेशन क्या होता है कि किसी चीज की प्राइसेस जो है वो हाई हो जाए उसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सपोज अगर एक चीज पहले जो है एक चीज 2 रुपए की आती थी, तब बैंक क्या करता था, 2 रुपए इशू करता था, अब वो चीज 5 की हो गई है, इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब बैंक क्या करेगा, अब उसको पता चलेगा कि 3 रुपए जो है वो इन्फ्लेशन आ गई है, तो बैंक जो है वो ज्यादा जो है मनी इशू करेगा। कितनी ज्यादा करेगा, 3 रुपए ज्यादा इशू करेगा। तो एक फैक्टर ये भी है। तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर 3 फैक्टर्स और हैं, उनमें से एक लेवल ऑफ इनकम है कि एक बंदे की कितनी इनकम है। पहले इनकम 5,000 थी, अब 10,000 हो गई है, तो पहले वो 5,000 अगर इशू करता था तो अब कितना इशू करेगा, वो 10,000 इशू करेगा। अब उसकी जो है क्वांटिटी वो बढ़ा देगा। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया आपको। पहले जो है अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग बैंक में पैसे रखवा देंगे, लोगों को पैसों की जरूरत नहीं होगी। और अगर जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बैंक से पैसे निकलवाएंगे और वो डिमांड करेंगे कि हमें पैसे दो, तब आप बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, तब जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन रेट। पहले इन्फ्लेशन कम थी, 3 रुपए से 1 रुपए एक चीज आ रही थी तो लोगों को 3 रुपए की जरूरत थी, अब वो चीज 5 रुपए की आ रही है तो लोगों को 3 के बजाय 5 रुपए की जरूरत है। तो बैंक ने भी जो है सेंट्रल बैंक होगा जो, वो भी उस हिसाब से उसको जो है वो देखेगा और जो है वो उस हिसाब से जो है वो नोट जो है वो इशू करेगा। जी नासिर मोहम्मद। सर ये जो इंटरेस्ट रेट का आपका पॉइंट है, जी बेटा। इसमें अगर सर बेटा नासिर इंटरेस्ट आपकी रेट का आवाज पॉइंट बहुत कम आ रही है। सर पंखा चल रहा है तो मैं बंद करता हूँ। क्वेश्चन पूछें। सर ये इंटरेस्ट रेट का आपने पॉइंट जो नहीं समझाया सर, रेट क्या? इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट सर। हाँ सर इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सर आप कह रहे थे ना कि अगर इंटरेस्ट बैंक ज्यादा देगी तो लोग अपने पैसे बैंक में जमा कराएंगे जी ज्यादा से ज्यादा, जी तो बिल्कुल। सर लोगों में पैसों की कमी हो, सर पैसों की लोगों में कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी, कोई इस शक हिसाब नहीं। से पता है वो कहाँ से, वो डेली बेस के से ना नहीं उठाएंगे। वो कहाँ से उठाएंगे, यस जो उनके पास इन्वेस्टमेंट वाला सर। स्पेकुलेटिव या उनके पास जो है दूसरे प्रिकॉशनरी
वहां से पैसे उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा पैसा उठा के बैंक में रख देंगे, नहीं, जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा पड़ा होगा वो फिर अपने पास रखने की बजाय या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय वो पैसा उठाएंगे और बैंक में रखेंगे, और बैंक से फिर जो है इंटरेस्ट अपना कमाएंगे, इंटरेस्ट जो है वो लेंगे बैंक से। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे तो स्टेट सेंट्रल बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट हाई करता है तो उसका पर्पज यही होता है कि लोग पैसे जो है बैंक में जमा करवाएं ताकि मनी की सप्लाई जो है वो कम हो सके। ठीक है, और इसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो जो सेंट्रल बैंक के माइंड में होता है वो ये होता है कि लोग जो है वो जो पैसा जो है वो बैंक से निकलवाएं, अपना निकलवा के कहीं इन्वेस्ट करें और अपना कारोबार करें। तो ये इनकी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। वो हम पढ़ेंगे, होप सो कि नेक्स्ट वीक में हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, एक लेक्चर है पूरा वो। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है, फिर आप उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख रहे होंगे। ओके सर। जी बेटा नादिया हसन। सर आपने अभी बताया कि जब महंगाई हो जो है वो मतलब 3 रुपए की जगह अगर चीज 5 रुपए की मिल रही है तो वो ज्यादा पैसे देते हैं। बट सर ऑन द अदर हैंड हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा है कि जब इन्फ्लेशन होती है देन जो है ना बैंक जो है ना वो लोन कम देती है लोगों को, मतलब पैसा कम प्रोवाइड करती है इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए। तो सर इधर से थोड़ा नहीं, वो बैंक मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा ही नहीं है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये बेटा इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए फिर बैंक ये मेजर करता है कि वो पैसा कम देता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, मनी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। जब इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो बैंक ने मनी जो है उसकी सप्लाई ज्यादा की होगी, इसलिए इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा है आपका। अभी मॉनेटरी पॉलिसी को इसके साथ कनेक्ट ना करें, मॉनेटरी पॉलिसी का जब टॉपिक हम तफसील के साथ पढ़ेंगे फिर उसको इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा। सर वो हमने पढ़ रखा था ना तो इस वजह से मुझे मसला आया था। ओके सर, नाउ इट्स क्लियर। बेटा इकोनॉमिक फैक्टर पे दोबारा नहीं आऊंगा, किसी को कोई मसला है तो भी पूछ लें, हम इसके बाद आगे वो करने लगे हैं। दोबारा इकोनॉमिक फैक्टर पे क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं। ओके, इन्फ्लेशन रेट सब जब लो होगा तो सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा कर देंगे, और जब इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो सप्लाई ऑफ मनी कम कर देंगे। नहीं, तब क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कर रहा वो सप्लाई कर रहे हैं या नहीं, तब जो है क्वांटिटी जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो तब ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। एक फैक्टर है उसको डिटरमिन करने के लिए, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, क्या वो इस फैक्टर को जो है इस फैक्टर के अगेंस्ट जो है वो सप्लाई करता भी है कि नहीं। वो फिर बैंक अपनी पॉलिसी देखता है कि क्या मैंने इस इन्फ्लेशन को आगे और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अगर उस इन्फ्लेशन को मजीद बढ़ाना हुआ उस बैंक ने, वो सेंट्रल बैंक सोचता है कि अगर मैंने जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको मजीद मैंने बढ़ाना है तो फिर वो मजीद इशू कर देता है। और जब उसे लगता है कि नहीं मजीद नहीं बढ़ाना, मैंने इसको गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको यहीं पे रोकना है, तो फिर वो मनी की सप्लाई जो है वो उसको कम कर देता है। वो इस डिमांड को जो है वो मीट नहीं करता। वो एक मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है बेटा, उसमें ये तीनों फैक्टर्स हैं और इन तीनों के अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, इसकी 2 पिक्चर्स हैं, दोनों पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, वेट करें उसके लिए। मोहम्मद रफीक सप्लाई ऑफ मनी क्वेश्चन किया। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? नासिर बिल्कुल सही कह रहा था, तो वो कंफ्यूज हो गया शायद, और वो भी सही। और दूसरा तरीका सर ये होता है, इन्फ्लेशन जो होता है वो बॉन्ड्स इशू कर देता है जिसके थ्रू लोग उसको खरीद लेते हैं और मनी की सप्लाई मार्केट से ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और बॉन्ड्स जो होते हैं वो यानी कि आवाम के पास चले जाते हैं। ये रेट कम करने का यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम करने का ये भी तरीका था। और सर जो आपने क्वालिटी की बात की है सर, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, दोबारा से क्लियर कर दें कि क्वालिटी किस तरह बेहतर हो सकेगी डिस्पाइट ऑफ द रेट सर। इन्फ्लेशन रेट जो आप बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की, वो कुछ मेजर्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हैं, और अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं कि वो बॉन्ड इशू कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसके अगेंस्ट कौन कौन से मेजर्स कर सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, उस हवाले से हम बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, वो भी सप्लाई मनी ऑफ सप्लाई के हवाले से ही है, लेकिन वो पॉलिसी डिफर करती है, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। और एक है आपने मनी की क्वांटिटी को डिटरमिन करना है कि भाई कितनी मनी होनी चाहिए और करने में बहुत ज्यादा फर्क है।
ये जो क्वांटिटी जो है डिटरमिन हो रही है, ये ऐसे आपने डिटरमिन करनी है कि ये मनी की सप्लाई इतनी हमें करनी चाहिए, लेकिन अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के ऊपर कि वो कौन सी पॉलिसी इख्तियार करता है, वो इतनी इशू करता है या नहीं करता। अगर वो इतनी मनी इशू कर दे तो इट मींस वो इन्फ्लेशन और कर देगा। वो फिर सारी अपनी जो है पॉलिसी अपने माइंड में रखता है और वो जो भी गवर्नमेंट उसे इंस्ट्रक्शन देती है और उसके ऊपर वो जी डिसीजन ले सर। रहा होता है। सर अगर वो इशू कर देता है सर, जिसना आपने वो पहले बात की थी कि पहले एक चीज 2 रुपए की आ रही थी, अब वो 5 रुपए की आ रही है, तो अब उस 5 के साथ कंपनसेट करने के लिए बैंक 3 रुपए और इशू करेगा। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली ये है, वो इन्फ्लेशन रेट को सर छोड़ दें या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर वो अगर इशू कर देता है और वो चाहता है, यानी कि फिर सर उसके माइंड में ये सेट होगा ना कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, क्योंकि अगर वो 3 रुपए इशू करेगा तो जी, मनी बिल्कुल की क्वालिटी उसके माइंड में चीज है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। यानी कि सर वो सारी गेम तो फिर उसके हाथ में होगी ना, यानी जी, कि वो जब बिल्कुल, चाहे क्वालिटी इसलिए तो बढ़ा सेंट्रल सकता है बैंक और जो है गिरा भी वो, सकता है। जी बिल्कुल ठीक ब्लैकमेल कह रहे हैं आप। वो अगर वो जो है वो अगर वो 3 रुपए मजीद बढ़ा देता है तो इससे इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास मजीद पैसा आ जाएगा कंज्यूम करने के लिए, खर्च करने के लिए। जी सर क्लियर हो गया, यानी कि ये सारा जो मास्टर माइंड है वो सेंट्रल बैंक है बस। नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं, और भी फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेशन के और भी फैक्टर्स हैं। सर इधर हमने सेंट्रल क्वालिटी के लिए बैंक सर है सेंट्रल और बैंक को ही ऐसे बैंक कंसीडर बड़े, कर इसलिए लिया हमने सर। सेंट्रल बैंक को जो है डिस्कशन में लाया है। जी सर। हम इन्फ्लेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, उनमें से एक फैक्टर आप देखेंगे कि एक टाइप ऐसी है जिसमें सेंट्रल बैंक का रोल है, और बाकी कुछ टाइप्स और भी हैं जिसमें सेंट्रल बैंक का रोल ही नहीं है। जी क्लियर उसामा है सर। अहमद। वो मॉनिटरी पॉलिसी काम करती है वहाँ। उसामा अस्सलाम वालेकुम अहमद। सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये बार बार सर सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, अटेंडेंस लगा लें सर। नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं लग सकती, अटेंडेंस टाइम पे लगेगी। मैं अटेंडेंस लगाता ही इसलिए या स्टार्ट में या एंड पे, ताकि डिस्टरबेंस ना हो बीच में। सर बार बार सर मेरे को बिल्कुल नेट चला जाता है, 0 सिग्नल हो जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछें। सेकंड फैक्टर की बात कर रहा हूं, लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स, अब कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, सेंट्रल बैंक की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं। उनमें से एक लीगल फैक्टर्स है कि सपोज सेंट्रल बैंक ने जो है वो डिसाइड किया हुआ, उसकी पॉलिसी है कि वो जो है एक वक्त में इतनी क्वांटिटी जो है वो इशू कर सकता है, इससे ज्यादा जो है वो इशू नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या हैं, वो पॉलिसी क्या है, ये भी मनी की जो है क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसको डिटरमाइन करने में अपना रोल प्ले करती है। एक इकोनॉमिक फैक्टर था, एक लीगल फैक्टर था। लीगल फैक्टर क्या है, जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उन्होंने पॉलिसीज बनाई होती हैं कि आप एट अ टाइम जो है इतने नोट्स इशू कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी की मनी जो है आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रीजन ये भी है कि आप लीगल फैक्टर्स को जो है ना बेटा देख रहे होते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, उसको फुलफिल करना होता है आपने, और आपकी मनी की क्वांटिटी की डिटरमिनेशन जो है वो इस बेस के ऊपर भी हो रही होती है। इसके बाद इसमें हम इतने, इसके फर्दर कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ने लगे हैं, इसमें एक और फैक्टर है जिसे जो है आप कहते हैं फिजिकल फैक्टर। जी अजाज अहमद। सर अब लीगल फैक्टर में सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल बैंक की क्या बात कर रहे थे सर, वो एक बार बेटा repeat करके उन्होंने बता पॉलिसीज दीजिए। बनाई होती हैं कि आप जो है सपोज एट अ टाइम, एट अ स्पेसिफिक टाइम, इतना जो है नोट, इतनी क्वांटिटी जो है मनी की आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, मनी की इतनी क्वांटिटी आप